इस बात में कोई शक नहीं है, साउथ पोल में मौजूद अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर अगर कोई इंसान पहुँच जाए तो कुदरत उसे बोलती है, पहली फुर्सत में निकल। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे दूर और सबसे वीरान जगह है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों के बावजूद भी काफी सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें कि अमेरिका और पूरा इंडिया साथ में फिट आ सकते हैं। तो दोस्तों, इमेजिन करके देखिए कि इतने सारी जगह का 98% हिस्सा काफी गहरी बर्फ से ढका हुआ है। और दोस्तों, ये बर्फ इतनी ज्यादा गहरी है कि इनमें से कई बर्फ तो 5 किलोमीटर लंबी भी है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे टेम्परेचर -60 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन दोस्तों पूरे साल में 1 या 2 बार यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है और उस गर्मी में भी वहाँ का टेम्परेचर रहता है -12 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर पूरे साल फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर कभी बर्फ पिघलती ही नहीं है। हर साल अंटार्कटिका में 2 इंच बर्फ एक्स्ट्रा पड़ती है। दोस्तों, वैसे तो आपको ये फिगर काफी कम लग रही होगी, लेकिन दोस्तों इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे कितने सालों से बर्फ पड़ रही है, जिनको कि साफ इन लेयर्स में देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर नहीं है जो कि जिंदगी को मुश्किल करता है, बल्कि ह्यूमिडिटी यहाँ पे काफी ज्यादा कम है। दोस्तों, नॉर्मली हवा में 40 से लेके 80% तक वाटर वेपर्स होते हैं, जो कि इंसानों के साथ साथ इकोसिस्टम के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। लेकिन दोस्तों, अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी का लेवल सिर्फ 0.03% ही है। और दोस्तों, यही वजह है जिसकी वजह से अंटार्कटिका में स्किन डिजीज और बॉडी का डिहाइड्रेट होना काफी कॉमन बात है। और दोस्तों, इसके अलावा साउथ पोल सी लेवल से 9800 फीट ऊपर है। दोस्तों, ये एलिवेशन इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस वजह से यहाँ पे मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि ये इंसानों के लिए तो दूर की बात है, बल्कि ये किसी भी जिंदा चीज के लिए बना ही नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान यहाँ पे मौजूद हैं और उन लोगों के पास सिर्फ रुकने का एक ही कारण है, और वो है रिसर्च। जैसे कि स्पेस भी इंसानों के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी रिसर्च के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग रुके हुए हैं। सेम इसी तरह अंटार्कटिका में भी लोगों को रिसर्च के लिए भेजा जाता है। ये है एमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। ये एक अमेरिकन रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर गर्मियों में 150 और सर्दियों में 45 स्टाफ रहता है। और दोस्तों, इनको यहाँ तक पहुँचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सिर्फ प्लेन। अंटार्कटिका में कोई प्रॉपर रनवे या फिर एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, और ना ही कभी गहरी बर्फ की मदद से बन सकता है। यहाँ रनवे कंक्रीट या फिर तारकोल से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से बनाया जाता है जो कि यहाँ पे भरी पड़ी है, और वो है बर्फ। सबसे पहले बर्फ के ऊपर रोलर्स चलाकर उसको सख्त किया जाता है, जिस पर जहाज लैंड कर सके। अंटार्कटिका में लैंड करने के लिए पायलट्स को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये कोई आम रनवे नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्लिपरी होते हैं। और कार्गो प्लेन के लैंडिंग के समय तो आगे वाले लैंडिंग गियर पे टायर की जगह स्कील लैंडिंग गियर लगाया जाता है, क्योंकि कार्गो प्लेन का वजन काफी ज्यादा होता है। और अगर ऐसे में लैंडिंग गियर लैंडिंग करते समय बर्फ में धंस गया तो एक काफी बड़ा हादसा भी हो सकता है। साउथ पोल स्टेशन 1956 में लकड़ियों से बनाया गया था, जो कि बर्फ ने कुछ ही देर में ढक दिया। फिर 1974 में इसको अपग्रेड करके इसको एक जायंट इग्लू की शेप दी गई, जिसके बाद सारा स्टाफ इसी बेस के अंदर रहता था। लेकिन अमेरिकन्स का ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया, क्योंकि बर्फबारी में ये इग्लू बर्फ के नीचे धंस जाया करता था। क्योंकि अंटार्कटिका साउथ पोल में है, जहाँ पूरे 6 महीने धूप ही निकलती है और एक बार भी रात नहीं होती, और बाकी के 6 महीने वहाँ पे सिर्फ रात होती है, जिसमें कि एक बार भी धूप नहीं निकलती। और इसीलिए जिन 6 महीनों में वहाँ पे रात होती थी, तो उस टाइम पर इग्लू को बर्फ से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। यानी कि स्टाफ को अगले 6 महीने तक के लिए वेट करना होता था, जिसके बाद बेस को खुदाई करके वहाँ से बाहर निकाला जाता था। इसमें टाइम भी लगता था और काफी ज्यादा फ्यूल भी खर्च होता था। और फिर 2008 में अमेरिका एक नई अप्रोच के साथ आया और इग्लू को रिप्लेस करके उन्होंने ये चीज बनाई। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि ये एरोडायनेमिक है और इनको हाइड्रोलिक की मदद से थोड़ा बर्फ से ऊपर रखा गया है। एरोडायनेमिक डिजाइन की वजह से बर्फ ना ही इसके ऊपर इकट्ठी हो पाती है और ना ही नीचे, लेकिन फिर भी हर 10 सालों के बाद बर्फ इसके नीचे इकट्ठी
इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर इसको इजीली अपलिफ्ट किया जा सकता है। एंटार्क्टिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है, यानी कि इस कॉन्टिनेंट को कोई भी ओन नहीं करता। यहाँ पे 29 कंट्रीज की अपने अपने रिसर्च सेंटर बने हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार साउथ पोल में ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो कि दुनिया के और किसी कोने में नहीं हो सकती। यहाँ पे ज्यादातर स्पेस रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है। नॉर्मली आसमान में होने वाले वेपर्स आसमान को धुंधला कर देते हैं, और अगर ऐसे में टेलीस्कोप से देखा जाए तो हम ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटार्क्टिका में ह्यूमिडिटी ना के बराबर है, जिसकी वजह से आसमान में टेलीस्कोप की मदद से काफी दूर तक देखा जा सकता है, और टेलीस्कोप्स स्पेस में लाखों लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं। ये है ब्लैक होल की फोटो, जिसको कि पहली बार 2019 में कैप्चर किया गया था। और इस फोटो को खींचने के लिए भी साउथ पोल में मौजूद स्पेस स्टेशन का काफी बड़ा हाथ है। एस्ट्रोनॉमी के अलावा यहाँ पे आइस कोर्स पे भी रिसर्च की जाती है। लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ का टेम्परेचर कैसा था और उस टाइम पर कौन से पार्टिकल और गैसेस थी, ये सारे राज एंटार्क्टिका के नीचे वाली बर्फ में छुपे हुए हैं। इन आइस कोर्स को निकाल कर रिसर्च की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि किस दौर में यहाँ पे क्या हुआ था। साउथ पोल में काफी ज्यादा हार्श वेदर होने की वजह से यहाँ पे कम से कम रिसर्चर्स को भेजा जाता है। यहाँ पे रिसर्चर्स सिर्फ इक्विपमेंट को लुक आफ्टर करते हैं, जिसके बाद ये सारा का सारा डेटा इनकी अपनी अपनी कंट्रीज में जाता है। यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही रास्ता है और जाने का भी। साउथ पोल में सिर्फ 3 महीने का पीरियड होता है जिसमें एयरक्राफ्ट आ और जा सकते हैं, और बाकी के समय यहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंटार्क्टिका से भी दूर अगर और कोई ह्यूमिडिटी है तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन यहाँ पे भी मौजूद अगर किसी एस्ट्रोनॉट को यहाँ से इवैक्यूएट करना हो तो वो कभी भी अपने आप को सी में ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इवैक्यूएशन का ऑप्शन अंटार्कटिका में है ही नहीं। इमरजेंसी की टाइम पे यहाँ पे डॉक्टर्स तो होते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वीडियो कॉल की मदद से उस स्पेस स्टेशन के कंट्रीज में बैठे डॉक्टर्स उनकी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। और दोस्तों, जो वीडियो कॉल होती है वो भी इंटरनेट पे चलती है, और यहाँ पे इंटरनेट मिलना भी एक काफी बड़ा चैलेंज है। बाकी दुनिया में रिमोट लोकेशंस पर इंटरनेट सैटेलाइट की मदद से चल सकता है। कमर्शियल सैटेलाइट सिर्फ उन्हीं हिस्सों को कवर करती है जहाँ पर ज्यादा आबादी होती है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि जो साउथ पोल है वो लिटरली हमारी अर्थ का बॉटम है। सैटेलाइट कभी इसके ऊपर से गुजरती ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे सैटेलाइट के सिग्नल पहुंच ही नहीं पाते। सिर्फ कुछ ही ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनके सिग्नल साउथ पोल तक पहुंच पाते हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनटों या घंटों के लिए। यहाँ पे इंटरनेट का यूज करने के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम का वेट करना पड़ता है। जब सैटेलाइट साउथ पोल के करीब से गुजरेगी सिर्फ तभी सिग्नल रिसीव हो पाते हैं। पूरे 24 घंटे में यहाँ पे सिर्फ 3 आवर्स 50 मिनट्स इंटरनेट रहता है, और सिर्फ इसी टाइम फ्रेम में ये स्पेस स्टेशन अपनी अपनी कंट्रीज को डेटा भेज पाते हैं और रिसर्चर्स अपनी अपनी फैमिली से कनेक्ट हो पाते हैं। और इसके अलावा साउथ पोल में वेस्ट मैनेजमेंट भी एक काफी बड़ा इशू है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इस कॉन्टिनेंट को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यहाँ पे जरा सी भी गंदगी हुई तो फिर वो साइंटिफिक रिसर्च को असर कर सकती है। और अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि जो भी चीज यहाँ पे लाई जाएगी उसको वापस भी ले जाना होगा। यहाँ स्टेशन का वेस्ट पूरे साल इकट्ठा करके उसको कोस्ट में मौजूद मैकमोर्डो स्टेशन में भेज दिया जाता है, और ये पूरे साल इस वेस्ट को रखते हैं और साल में एक बार आने वाली बोट में वापस अपनी कंट्रीज में भेज देते हैं। विंटर्स में सिर्फ 45 लोग साउथ पोल पर होते हैं। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल करके सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जिसमें अगर कुछ हो गया तो यहाँ से इनका निकलना या फिर बाहर की दुनिया का रेस्क्यू करना इम्पॉसिबल होता है। ये स्टाफ या फिर क्रू हर टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिट होते हैं। और यहाँ पे 6 महीने रात होने की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और होम सिकनेस यहाँ पे काफी ज्यादा नॉर्मल है। दोस्तों, जिस टाइप की सिचुएशन में ये लोग वहाँ पर रहते हैं उस सिचुएशन को इस वीडियो में बता पाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, बट आई होप आप ये फोटोज देखिए समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पे किस टाइप की सिचुएशन होगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप किम जोंग उन के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, और इस डिक्टेटर ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए अपने भाई तक को मरवा रखा है। और दोस्तों, जिस प्लानिंग से इसने अपने भाई को मरवाया था वो किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं थी। तो अगर आपको इसकी वो प्लानिंग जाननी है तो मैंने इस आई बटन के अंदर इस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको आई बटन नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब या फिर फेसबुक में जाकर सर्च कर सकते हैं SL वीडियो #65 टेक फैक्ट TV। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।